हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अवेयर माइंडिया पे। मैं हूं आपके साथ सुमंत शाह। हिस्ट्री की ये आपकी चौथी लेक्चर है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की। हम लोग आज की क्लास में ताम्रपाषाण काल के बारे में बात करने वाले हैं। जो पिछली क्लासेस थी, पिछली क्लास में हम पाषाण काल के बारे में बात कर चुके हैं। हमने आपसे कहा था एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में केवल आपके 8 टॉपिक होते हैं। केवल 8 टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाता है। वो 8 टॉपिक हमने आपको बताया भी था, कौन सा था एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये था पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्रपाषाण काल, तीसरा वैदिक काल, चौथा था आपका बुद्ध काल, पाँचवा मौर्य काल, छठा मौर्योत्तर काल, सातवां गुप्त काल और आठवां गुप्तोत्तर काल था। तो ये 8 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाता है। तो आपने पाषाण काल पढ़ लिया है। अब आपका ताम्रपाषाण काल आज इस चौथे लेक्चर में स्टार्ट हो गया है और इसे हम लोग आज पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल को। ठीक है, तो बात फिर से हम वहीं पे चलते हैं। तो ताम्रपाषाण काल में अगर आपने लास्ट वाली क्लास देखी होगी तो हमने आपको बताया था जो किस तरीके से अगर ताम्रपाषाण काल की शुरुआत होती है। आपने देखा था नवपाषाण काल में खेत बन गए थे और खेत बनने के साथ वहाँ किनारे पे घर भी बन गए थे और ऐसे 2-3 घर जब खेत के किनारे किनारे बने तो एक चल के एक गाँव का फॉर्म ले लिया। बहुत आसान है, थोड़ा सा समझने पे जोर दीजिएगा। जब खेती की शुरुआत हुई तो एक खेत में फसल लगभग 3 से 4 महीनों में तैयार होता है। अब 3-4 महीने तो अगर खेत छोड़कर कोई किसान चला जाएगा तो फिर उसका फसल तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए वो उस खेत के किनारे अपना घर बनाकर रहने लगा। आसपास उसको देखते हुए कुछ अन्य खेत के किनारे किनारे भी लोग घर बना के रहने लगे और धीरे धीरे ये एक गाँव का शक्ल ले लिया था। ये गांव जब आगे चल के थोड़ा विकसित हो गया तो ये शहर बन गया और ये शहर बनने के बाद वापस से पुनः कोई परेशानी आ जाती है, जस्ट लाइक कोरोना या कोई समस्या आ जाती है तो पुनः से गांव बन जाता है। तो ये ताम्रपाषाण काल जो है इसमें आपको गांव, शहर और फिर से वापस गांव बनते हैं। इसीलिए ताम्रपाषाण काल में हम कहते हैं पहले हम गाँव की सभ्यता को देखते हैं, गांव की सभ्यता को देखते हैं और जिसे हम लोग कहते हैं ताम्रपाषाण की यानी ताम्रकालीन या ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति। ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति इसे कहा जाता है, इस वाले जो गांव थे इसे। लेकिन अब जब ये शहर है, इस शहर को ताम्र शहरी सभ्यता और इसका एक पॉपुलर नाम है हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा शहरी सभ्यता या इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। और वापस से जो गांव बना इसे वापस से हड़प्पा परवर्ती यानी हड़प्पा बाद की, परवर्ती यानी बाद की, हड़प्पा बाद की ग्रामीण संस्कृति कहा जाता है। हड़प्पा परवर्ती ग्रामीण संस्कृति इसे कहा गया। अब देखिए, इसे अगर ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति न कहना चाहें तो कहें, या फिर हम इसका एक और नाम आप दे सकते हैं। इसका एक और नाम अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। इसे कहा जाता है हड़प्पा पूर्व ग्रामीण संस्कृति, ये भी इसको नाम दिया जा सकता है। हड़प्पा पूर्व की ग्रामीण संस्कृति, ये भी इसको नाम दिया जा सकता है। तो इसमें प्रश्न के लिहाज से अगर हम बात करें तो इसमें मेनली जो शहर वाली सभ्यता है, यानी ये जो आपका हड़प्पा शहरी सभ्यता है, इसी से प्रश्न आपके बनेंगे। इसीलिए हम लोग
पहले हड़प्पा शहर को देख लेंगे, उसके बाद थोड़ी सी फिर ये ग्रामीण वाली, जब एक बार हड़प्पा हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर से हम ये आपकी चीज़ों को बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ एक नई हेडिंग बनाते हैं, वो है हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। इसके आपके लगभग 2-3 लेक्चर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। काफ़ी अगर आप स्टडी फॉर्म में इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो भी आपके कम से कम 2 से 3 लेक्चर इसके आने ही हैं। तो ताम्रपाषाण काल में आपको क्या पढ़ना है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ताम्रपाषाण काल में आपको क्या पढ़ना है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम एक सामान्य परिचय लेंगे, हड़प्पा के बारे में एक सामान्य परिचय आपको देना है। फिर इसके बाद इसकी खोज का इतिहास थोड़ा सा देखना है, जो आखिर इसका खोज पता कैसे चला जो ये कोई हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। अचानक से एक दिन ख़त्म हो गया था, तो फिर इसके खोज कैसे हुई, इसका पता कैसे चला जो हड़प्पा नामक कोई सभ्यता है। फिर हम लोग देखेंगे इसका विस्तार कहाँ है, ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है, मतलब कौन कौन से इसके आप स्थल हैं, इन चीज़ों के बारे में, किस नदी के किनारे है। फिर हम लोग देखेंगे इसकी प्रकृति, यानी इसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में, आखिर हड़प्पा सभ्यता में किस तरीके की अर्थव्यवस्था थी इस शहर वाले सभ्यता में। फिर हम लोग देखेंगे हड़प्पा का समाज, जो आखिर यहाँ का समाज कैसा था। फिर हम बात करेंगे यहाँ की राजनीति की, यानी यहाँ किस तरीके से प्रशासन का काम होता था, यानी राजनीति किस तरीके की थी। फिर हम बात कर लेंगे यहाँ जो धार्मिक विशेषताएं हैं, धर्म एवं थोड़ी सी संस्कृति की बात कर लेंगे। हालांकि संस्कृति में ही समाज आता है, लेकिन फिर भी इसे अलग से बात कर लेंगे। और लास्ट होगा आखिर इसका उद्भव कैसे हुआ, या फिर ये अचानक से इतनी विकसित सभ्यता नष्ट कैसे हो गई। तो इसी को हम उद्भव एवं पतन का सिद्धांत देखेंगे, जो आखिर ये सभ्यता कैसे आई, कैसे बनी और कैसे एक दिन ख़त्म हो गई। तो हम इसके उद्भव और पतन का सिद्धांत देखेंगे। क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है हड़प्पा घाटी में या सिंधु घाटी सभ्यता में, हम परिचय देखना है, खोज का इतिहास देखना है, इसका विस्तार देखना है, इसकी प्रकृति देखनी है, फिर हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था देखना है, फिर समाज देखना है, फिर राजनीति देखना है, फिर धर्म एवं संस्कृति देखनी है। इसके बाद उद्भव और पतन का सिद्धांत देखना है। तो एक एक करके हम इन चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहली चीज़ें हैं वो क्या है, सामान्य परिचय। तो हड़प्पा का एक सामान्य परिचय हम लोग प्राप्त करते हैं। पहले सामान्य परिचय, हड़प्पा का एक सामान्य परिचय लेते हैं पहले, ठीक है। सामान्य परिचय, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात अगर हम करें सामान्य परिचय के अंतर्गत, तो सबसे पहले हम इसके समय काल देखिए, आखिर ये सभ्यता कब थी। तो सबसे पहले इसके परिचय में आपको समय काल देखना चाहिए। तो ये सभ्यता कब थी, देखिए अलग अलग समय आपको मिलता है, लेकिन सबसे ऑथेंटिक माना जाता है 2600 से 1900 BC के बीच। आज के भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, आज के भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पर यह सभ्यता फैली हुई थी। ये सबसे पहली बात है। अगर पिक्चर के रूप में मैं आपको दिखाऊं तो ये भारत के ये जो एरिया है, यहाँ वाली एरिया, इस एरिया में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लेते हैं। तो आज की जो भारत का जो ये वाला इलाका है, यहाँ ये सभ्यता फैली हुई थी। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में, इन एरिया में इस त्रिभुज रूप में ये सभ्यता फैली हुई थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इस सभ्यता का एरिया की बात करें, यानी क्षेत्रफल की बात करें, कितना आखिर ये सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था,
कितने दूर में ये फैला हुआ था? तो इसका क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर का था। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का था। यानी इसको अगर कंपैरिजन करके आपको देखना है तो आप जो यहाँ पूरे भारत की एरिया की बात करेंगे, पूरे भारत की एरिया, तो पूरा भारत का एरिया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग आपका 33 लाख वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का एरिया है। और ये सभ्यता जो है, ये सभ्यता ये आपका 12,99,000 यानी 13 लाख वर्ग किलोमीटर में आपका ये सभ्यता फैला हुआ है। तो काफ़ी बड़ा ये भी सभ्यता हुआ, इसमें कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो इस सभ्यता की आकृति की बात करें, इसकी आकृति कैसी है, इसका शेप कैसा था। अब देख ही सकते हैं ऊपर में इसकी आकृति आपको दिखाई ही गई है। ये किस शेप में है? तो त्रिभुजाकार है। तो परिचय में हम इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर शेप में है, त्रिभुजाकार आकृति है। इसकी सीमा की बात करी जाए यानी बॉर्डर की बात किया जाए, अब सीमा में क्या देख सकते हैं? उस समय तो इसके अगल बगल में ऐसी कोई सभ्यता से हम सीमा इसका निर्धारित नहीं कर सकते हैं। जो हाँ इसके उत्तर में जाएंगे तो ये है, लेकिन इसके सुदूर पॉइंट को हम देख सकते हैं। सुदूर पॉइंट यानी इसके सुदूर बिंदु की बात करते हैं, सुदूर बिंदु की, तो इसमें हमको सबसे उत्तर में प्राप्त होता है। सबसे उत्तर में देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं फिर से, यहाँ आपका ये सभ्यता है अगर तो इसके सबसे लेफ्ट में और सबसे मतलब सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण में, सबसे नॉर्थ में, सबसे साउथ में और सबसे ईस्ट में और सबसे वेस्ट में कौन कौन से इसके स्थल हैं या कौन कौन से इसके शहर हैं, इसकी बात को आप देख सकते हैं। तो इसके सबसे उत्तर में जो शहर था इसका वो था मांडा, जो आज पड़ता है जम्मू और कश्मीर में। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में सबसे ज़्यादा इसका सबसे दक्षिणतम वाला जो शहर था उसका नाम है दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में है। दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है। सबसे अगर पूरब की बात किया जाए यानी सबसे ईस्ट में इधर की तरफ, तो आपका सबसे पूरब में जो है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो वर्तमान में यूपी के मेरठ में पड़ता है, तो यूपी में। इसके बाद जो दक्षिण वाला है यानी पश्चिम वाला जो है यानी वेस्ट वाला इधर के तरफ, ये सुतका गेंडोर है। इस जगह का नाम सुतका गेंडोर है। और सुतका गेंडोर वर्तमान में कहाँ है? तो ये वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये इसके 4 स्थल है जो सबसे किनारे किनारे पर था। अब इसके परिचय में अगर नेक्स्ट बात करें तो हम इस समय की कंटेम्प्रेरी सभ्यता की बात कर सकते हैं, यानी समकालीन सभ्यता की। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब है जब भारत में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उस समय पूरी दुनिया में भी कहीं कोई सभ्यता थी? तो हाँ थी। उसमें से कौन कौन सभ्यता थी? तो उस समय पहली सभ्यता है कंटेम्प्रेरी सभ्यता में यानी समकालीन सभ्यता में पहली सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसे आमतौर पर सुमेरियन सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता भी इसका एक दूसरा नाम है। और ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ये दजला एवं फरात नदी के किनारे थी। ध्यान दीजिएगा, ये दजला एवं फरात नदी के किनारे पर थी। दजला एवं फरात नदी के किनारे पर थी। कोई भी सभ्यता नदी के किनारे ही बसी है, तो ये जो सभ्यता है ये दजला और फरात नदी के तट पर थी। इसके 2 भाग थे, यानी इसके जो उत्तर वाला पार्ट था, नॉर्थ वाला जो पार्ट है, इसे असीरियन सभ्यता कहा जाता था, असीरिया। इसके जो नॉर्थ वाला था मेसोपोटामिया की सभ्यता को, इसे असीरिया सभ्यता कहा जाता था। जबकि जो साउथ वाला था उसे सीरियन सभ्यता या फिर बेबीलोनिया की सभ्यता कहा जाता था। सीरिया सभ्यता या इसी को क्या कहा जाता था? इसी को कहा जाता था बेबीलोनिया की सभ्यता। विश्व इतिहास में आप इनके बारे में पढ़ते हैं तो इसे
सीरिया की सभ्यता या बेबीलोनिया की सभ्यता कहा जाता था। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता की ही समकालीन थी। जो दूसरी सभ्यता थी कंटेम्प्रोरी में, वो है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, और ये जो सभ्यता है ये नील नदी के किनारे थी। कहाँ थी? नील नदी के किनारे। तो यही कारण है कि इसे नील घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये अफ्रीका में थी, अफ्रीका में नील नदी के किनारे थी। ठीक है। जो तीसरी सभ्यता थी वो है वांग हो सभ्यता। वांग हो सभ्यता, और ये सभ्यता, वांग हो सभ्यता पीली नदी के किनारे थी। पीली नदी के किनारे थी ये सभ्यता, और पीली नदी के किनारे चीन में ये सभ्यता फैली हुई थी। तो जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, इस समय पूरी दुनिया में सभ्यताओं की बात किया जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और वांगहू सभ्यता दिखाई देती है। ठीक है। तो परिचय में ये भी महत्वपूर्ण है। परिचय में अगर नेक्स्ट बात हम करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अन्य नाम भी हैं। सिंधु सभ्यता के नाम, अभी तक आप इसी बात से कंफ्यूज होंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं तो क्यों कहते हैं, अभी इसी बात से कहते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता को किस किस नाम से जाना जाता है? इसका तो पहला नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है इसका? पहला हड़प्पा सभ्यता। अब इसे हड़प्पा क्यों कहते हैं? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मतलब सिंधु नदी के किनारे, सिंधु और उसकी सहायक नदी है, ठीक है, केवल सिंधु नदी नहीं, सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे ये सभ्यता फैली हुई थी। इसमें लगभग आपके 1500 स्थल थे, यानी 1500 शहर थे। अभी अभी आपने देखा 13 लाख इसकी जो है क्षेत्रफल थी, तो उसमें लगभग 1500 स्थल थे। उन सभी 1500 स्थलों में सबसे पहले चूंकि हड़प्पा नामक स्थल मिला था, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम पर जाना जाता है। तो इसीलिए इस पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया जाता है। फिर सरस्वती सभ्यता भी इसे कहा जाता है। ध्यान देंगे, इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। अगर तीसरी बात करें, तीसरी यहाँ पे अगर इसके नामकरण की बात करें तो इसे मेलुहा की सभ्यता भी कहते हैं। मेलुहा, ठीक है, मेलुहा। जो बेबीलोनिया वाले लोग थे या सीरिया वाले लोग थे, ये उस समय जो व्यापार करते थे इसे मेलुहा कहते थे। चौथा, आपने देखा है जो ये ताम्रपाषाण काल में है, इसीलिए ताम्रपाषाणिक शहरी सभ्यता भी इसे कहा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तांबा मेनली इस समय कांस्य काल था, कांस्य, तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता है, तो इसे कांस्यकालीन शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये भी इसका ही नाम है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता तो है ही। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, मेलुहा सभ्यता, ताम्रपाषाणिक शहरी सभ्यता और कांस्यकालीन सभ्यता, शहरी सभ्यता प्रमुख है, ठीक है। अब ये पॉइंट परिचय में अगर बात करी जाए, बस परिचय आपका समाप्त ही हुआ। लेकिन अगर परिचय की बात में अगर थोड़ा सा और बात करें तो परिचय में आपके लिख सकते हैं आप इसमें लगभग 1500 स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं, ठीक है, 1500 मिलते हैं। और जो सिंधु घाटी, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता और नील नदी वाली जो सभ्यता देखे हैं उसका 12 गुना थी। 1500 स्थल हैं जिनका टोटल क्षेत्रफल की बात करी जाए तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता प्लस नील नदी वाली यानी नील नदी यानी मिस्र की सभ्यता वाले के नील नदी सभ्यता का 12 गुना थी। यानी इसके जो टोटल एरिया है सिंधु घाटी के, ये दोनों मेसोपोटामिया और नील नदी वाली सभ्यता की 12 गुना अधिक बड़ी थी। ये सबसे बड़ी बात है। अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में भी है, तो अगर मैं आपको बताऊं जो किस में कितना है, तो अफ़गानिस्तान में लगभग आपके 2 स्थल मिलते हैं 1500 में।
पाकिस्तान में आपके 475 से ज़्यादा स्थल मिलते हैं और भारत में, इंडिया में आपके 1000 से ज़्यादा स्थल मिलते हैं, जो किस किस राज्य में फैले हुए हैं? तो जम्मू कश्मीर में, इंडिया में जो इसके बहुत शहर है वो जम्मू कश्मीर में, इसी तरीके से पंजाब में, हरियाणा में, फिर ये यूपी में, यूपी के अलावा राजस्थान में, फिर महाराष्ट्र में और फिर गुजरात में फैले हुए हैं। और ध्यान रखिएगा गुजरात में सबसे अधिक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटी परिचय है सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसको आपने लिया है। ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सामान्य परिचय है, समय काल है, फिर क्षेत्रफल है, फिर यहाँ आकृति है इसकी जो त्रिभुजाकार है। सीमा की बात करें तो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में है, दक्षिण में दायमाबाद है, पूर्व में आलमगीरपुर है, पश्चिम में सुतका गेंडोर है जो पाकिस्तान में है। समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है दजला फरात की नदी के तट पर, जिसमें उत्तर वाले को असीरिया कहते हैं, दक्षिण वाले को सीरिया कहते हैं या बेबीलोनिया की सभ्यता कहते हैं। फिर है मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के तट पर अफ्रीका में था। हुआंगहो सभ्यता जो पीली नदी के तट पर चीन में था। और इससे अन्य नाम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम हैं हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, मेलुहा सभ्यता, ताम्रपाषाणिक शहरी सभ्यता या कांस्यकालीन शहरी सभ्यता। और इसमें 1500 स्थल है जो मेसोपोटामिया और नील नदी सभ्यता की 12 गुना थी। इस 1500 स्थल में से अफगानिस्तान से 2, पाकिस्तान से 475, इंडिया से लगभग 1000 है जो इन राज्यों में फैली हुई थी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में आपकी ये फैली हुई थी। ठीक है, तो चलिए अब इसके खोज का इतिहास भी ज़रा इसी क्लास में देख लीजिए। अभी क्लास जो है ड्रॉप नहीं करेंगे, या फिर क्या करें नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएं इसके खोज का इतिहास। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं, इसमें इतना ही रहने देते हैं। हड़प्पा के खोज का इतिहास हो गया है, तो ज़रा सा एक बार मैं आपको दिखाऊं। इसके खोज सामान्य परिचय आपने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके खोज का इतिहास देखेंगे। अगर छोटा वीडियो होगा तो क्लासेस थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो इसमें मतलब लंबी क्या होगी, संख्या उसकी अधिक हो जाएगी। लेक्चर 2 जैसे था तो मतलब अधिक लेक्चर, हमने कहा था 3-4 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा, लेकिन छोटी छोटी क्लासेस होगी तो लेक्चर की संख्या बढ़ जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस क्लास में सामान्य परिचय ही रहने दीजिए, फिर हम बताएंगे आखिर ये सभ्यता खोजी कैसे गई। ठीक है, चलिए, तो अगर पहली बार क्लास को देख रहे हैं और आपको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है चीज़ें, तो ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तभी लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।